अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है? ऑप्शन बी, ड्रिप प्रणाली। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। इस विधि की खोज इजराइल ने किया था। इस विधि के प्रयोग से 35 से 75% पानी की बचत होती है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि यह विधि ऊषर, रेतीली मृदा और बागों के लिए अत्यंत उपयोगी है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसके लिए संविधान में 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कुछ दे रखा है कि इंदिरा गांधी 1966 से 77 और 80 से 89, राजीव गांधी 84 से 89, वीपी सिंह 89-90 और पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। भारत की कौन सी योजना सोवियत संघ के 1928 संघ के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? ऑप्शन बी, द्वितीय। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की 1928 की फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल एवं भारी उद्योग के विकास पर आधारित थी। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, तेज, सतत और समावेशी विकास। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत, समकोषीय एवं समावेशी विकास है। इस योजना का कार्यकाल 1912 से 17 ईस्वी तक था। तो ये 2012 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, और ये 2017, ना कि 1912। इस योजना का औसत वार्षिक जो औसत आधार है वो यहाँ पर देख सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जीडीपी वृद्धि दर 8% रही, कृषि क्षेत्र की वृद्धि 4%, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 9.6%, सेवा क्षेत्र में 10% और बचत दर जीडीपी का 36.2%, निवेश दर 38.7% लक्षित किया गया है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, फसल रोपण अनुक्रम। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज इत्यादि। फसल रोपण अनुक्रम 2 या 3 वर्षों का हो सकता है। अगला प्रश्न है कि कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? कुल खेती क्षेत्रफल से तात्पर्य, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थान पर नीति आयोग का योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आर्थिक विशेषज्ञ नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी व सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। पूषा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की।
पूषा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाला टमाटर का प्रजाति है और टमाटर की अन्य प्रजातियां पूषा गौरव, अर्का सौरव, सोनाली रश्मि, अविनाश आदि। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र। प्रदेश में वायु अपरदन की गर्मी के महीनों में अधिक होता है जिससे दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है। प्रदेश की आगरा, मथुरा, इटावा जिले इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ऑप्शन डी पटवारी। खसरा और खतौनी पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी जमीन की खेतों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है। इसकी भूमि और फसल विवरण के लिए रखा जाता है। किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोरखपुर। कब हुई है फांसी? तो 19 दिसंबर 1927 को। ईख की अधशाली किस्म की फसल अवधि क्या होती है? ऑप्शन बी 18 माह। ईख की अधशाली किस्म की फसल 18 माह अवधि में तैयार होती है। अधशाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाता है और रोपण जुलाई में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय सब्जी है? ऑप्शन सी करी पत्ता। करी पत्ता वृक्षीय पौधा है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए लाभदायक है। अगला प्रश्न है कि जो इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है? इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता क्या है? 10 लाख मकानों का निर्माण गलत। बंधु मजदूरी की मुक्ति ये भी गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अनुसूचित जाति की सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 85 से 86 ईस्वी में हुई है और यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत एक उपयोजना थी जो अप्रैल 1989 ईस्वी में शुरू हुई जवाहर योजना की एक उपयोजना के रूप में जा रही है। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में आपको बताना है। पहला कथन दिया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उस समय मौजूदा 6 कार्यक्रमों की समाप्ति हो गई। बिल्कुल सही। समूह रीति अपनाने पर बल देती है, यह भी सही है। चयनित स्वरोजगारों के हुनर की उन्नति करने का प्रयास करती है, यह भी सही है। ग्रामीण युवकों को गरीबी रेखा से ऊपर खींचने पर संकेंद्रित है, यह भी सही है। तो सही जो कोड का आपको चयन करना है यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। चारों के चारों बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को किया गया है। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले गरीबों के लिए रोजगार प्रारंभ करना था। इस योजना के तहत पूर्व की 6 योजनाओं का विलय कर दिया गया। कौन कौन सी 6 योजनाएं रही हैं? समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, गंगा कल्याण कार्यक्रम और 10 लाख कुआं योजना कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं रहा है निम्न में से कौन होगा? तो इसमें सारनाथ भी रहा है, बोध गया भी, कुशीनगर भी, लेकिन सांची नहीं रहा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन तथा कुशीनगर एवं कुशीनारा बुद्ध के महान परिनिर्वाण से संबंधित है। जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जेजाग भुक्ति का कौन सा राजा 1203 ईस्वी में अवक्ष पराजित हो गया था? ऑप्शन बी परमार्दी देव।
देजागभुक्त इसका नाम अब आधुनिक नाम जो है बुंदेलखंड है। सन 1203 ईस्वी में चंदेल राजा परमार देव एक युद्ध में कुतुबुद्दीन बख्शी हार गए और मारे गए। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ। 1928 की अगस्त महीने में एक बार फिर सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा और न बहस में हिस्सा लिया। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बांसखेड़ा। हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, जो तत्कालीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। बांसखेड़ा वर्तमान में शाहजहांपुर जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन बी ललितपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है। पहला कथन है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न जो भंडार है वो कर्नाटक में पाया जाता है। बात बिल्कुल सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल गलत है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए और सी सही जवाब हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार क्रमशः कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा का पहला स्थान है और भारत विश्व में लौह अयस्क में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब देश है। ठीक है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? नलकूप होगा। ऑप्शन ए ट्यूबवेल। भारत में बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल है। इनके द्वारा 45% भूमि पर सिंचाई की जाती है, जबकि कुआं से सिंचाई 19 है, नहर से 26, तालाब से सिंचाई 3 और अन्य क्षेत्रों से 7% भाग पर सिंचाई होती है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से। औषधि चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तो ये बलुआ पत्थर क्वार्टाइज से दे रखा है और चूना पत्थर रूपांतरित संगमरमर होगा और शैल का स्लेट होगा। अंतिम प्रश्न है यूपी स्पेशल का स्थान दे रखे हैं और कौन से उद्योग से संबंधित है। पहला दिया हुआ है फिरोजाबाद, तो कांच की चूड़ियाँ हो जाएगा। इसके बाद कानपुर है तो चमड़े के सामान के लिए होगा। नजीबाबाद है जो कि प्लाईवुड का हो जाएगा और सहारनपुर आपका कागज और लुगदी का, तो ए का 2 होगा और कानपुर यानी बी का 1 होगा। नजीबाबाद 4 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। तो फिरोजाबाद कांच एवं चूड़ी के कारखाने के लिए प्रसिद्ध, इसके अतिरिक्त अन्य कांच एवं चूड़ी कारखाने नैनी, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगांव, वाराणसी, सासनी, हाथरस, इकोहाबाद और बालावली में हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य चमड़ा उद्योग आगरा, लखनऊ, मेरठ तथा बरेली में है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए तथा सहारनपुर कागज और लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज एवं लुगदी के लिए अन्य प्रसिद्ध स्थल लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और मेरठ है। तो 25 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो गई और आपका सेट नंबर 21 जो है कंप्लीट हो गया है। कुछ स्पेशल नोट दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सेट 22 नंबर पर। इम्पोर्टेंट नोट है क्योंकि फल, सब्जी, औषधि आदि की प्रमुख प्रजातियां दे रखी हैं, तो इम्पोर्टेंट नोट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सेट नंबर 22 है। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? ऑप्शन डी रसील वाइपर। रसील वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकटापन्न है। सभी जीव जंतु मिलकर पारिस्थितिकीय तंत्र को नियंत्रण करते हैं। भारत में जीव जंतु सुरक्षित रखने के लिए 510 वन्यजीव अभयारण्य और 80
राष्ट्रीय पार्क जो कि जंगली और लुप्तप्राय वन्यजीव आश्रय देते हैं। अब इन 80 डाटा ये जो दे रखे हैं, थोड़ा आप इनको अपडेट कीजिएगा। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तथ्यों पर ज़्यादा नहीं, फैक्चुअल, क्योंकि नेशनल पार्क 103-400 से ज़्यादा है। ठीक है, उसका अलग से पीसेस के लिए इसलिए वीडियो आएगा तो आप वहाँ पर कवर कीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की सीधे चुनाव कराए गए? तो सबसे पहले जो चुनाव हुआ रहा है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हो रहा मध्य प्रदेश। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है, तो यह वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। ऑप्शन डी। जैसे नगर पालिका अपने व्यय अपनी आवश्यकता के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर है, उसी प्रकार राज्य अपने विकासात्मक व्यय के लिए केंद्र पर निर्भर है। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी तथा गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण था। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसी कारण यहाँ नियोजन पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित है। भारत सरकार ने आदर्श प्रजातांत्रिक समाजवाद के आधार पर आर्थिक नियोजन की आधारशिला रखी, जिसका मुख्य अर्थ प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ समाजवाद है। भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित है। गोटी का प्रयोग आमतौर पर किसकी संवर्धन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, लीची। गोटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। गोटी द्वारा पौधों को तैयार करने में सांकुर शाखा काटकर जड़युक्त गोटी को निकाल लिया जाता है, जिससे पौधों का विकास होता है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? तो विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा सभी। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी है। भारत में वर्ष 1938 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी अनुमानित रही? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की अनुमति वृद्धि दर 4% रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2012 से 17 तक था। इस योजना के दौरान सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर्ज किया है? ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत का योजना आयोग क्या है? एक सलाहकार संस्था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। तो इस तरह आप मिलाएंगे तो 3-2-1 होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति, ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन से। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सिंचाई होती है? ऑप्शन बी, 5। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के 5 जिले दैट इज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत एवं गाजियाबाद में सिंचाई होती है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? ऑप्शन सी, गंधक यौगिक। लहसुन, प्याज आदि में तीव्र गंध का कारण उसमें गंधक यानी सल्फर यौगिक का पाया जाना होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, मेरठ।
और इसकी स्थापना वर्ष 2002 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, पश्चिमी गंगा मैदान। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी गंगा मैदान है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा इन्हीं गोरखपुर में होती है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियां और मुकैयों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। ये फारसी के कवि थे। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब होगा। जिगर जो है मुरादाबाद और अली सिकंदर 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध उर्दू कवि और उर्दू गज़ल के प्रमुख हस्तियों में से एक थे। उनकी अत्यधिक प्रशंसित कविता संग्रह आतिश-ए गुल के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि गोरखपुर से जो संबंधित है वो फिराक गोरखपुरी रहे हैं, ना कि जिगर। जिगर कहाँ? मुरादाबादी। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना जो चलाई गई थी, किस लिए? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण के लिए। मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी में लागू हुई। मिड डे मील योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम आजकल शिक्षा मंत्रालय है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन और उनके माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना था। अप्रैल में 2002 में यह योजना सभी प्राथमिक विद्यालयों जहां कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा दी जाती है लागू कर दी गई। इसके बाद यह उच्च प्राथमिक शिक्षा दैट इज कक्षा 6 से 8 तक भी लागू कर दिया गया। सितंबर 2004 से इस योजना के अंतर्गत 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जो है वो निर्धारित किया गया है कि ये प्रोटीन और 450 कैलोरी बच्चों को मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित क्या नहीं था? यूपीए, यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित नहीं था। यूपीए सरकार का भारत निर्माण कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित नहीं था। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की हर बच्चों को शिक्षा देना था। इस योजना का प्राथमिक जो लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का स्लोगन सब पढ़ें सब बढ़े हैं। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन यहां पर आपका डी सही जवाब होगा, लखनऊ। स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा के प्रयासों से 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सामंतवाद की उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग रखी गई थी। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। 1937 का आम चुनाव 1935 की अधिनियम के तहत कराया गया था। 1937 का आम चुनाव कुल 11 प्रांतों में संपन्न हुआ था। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को मिलीजुली सरकार थी, जबकि 3 अन्य स्थानों पर मुस्लिम लीग की स्थापना थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी, गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से लेकर के 1793 तक इनका कार्यकाल रहा है और बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहे हैं। इन्हें जो है भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी माना जाता है।
साथ ही पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। कानावली संहिता शक्तियों के पृथक्करण की सिद्धांत पर आधारित थी। उसने कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया और उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इनकी कब्र भी स्थित है। निम्न में से आप किसी कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? ऑप्शन बी गार्नेट। कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन स्वरूप निर्मित होती हैं। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इसी क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं और गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है। सूची मिलान करना है। नगर दे रखे हैं और उनके उत्पाद। पहला दिया है रेणकोट। तो रेणकोट जो है ये किसके उत्पादन के लिए विशेषकर है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऋषिकेश की यदि बात करोगे तो एंटीबायोटिक होगा। मेरठ खेल का सामान। अलीगढ़ ताले। तो आप मिलान कीजिए, ए का 4 होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब आपको कुछ स्पेशल नोट दिए गए हैं, ठीक है। भारत की शीर्ष फसल उत्पादक राज्य हैं, तो ये थोड़ा अपडेटेड कम होगा, इसका स्पेशली आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कुछ खासकर जो आपको निकालना होगा मेनली डाटा, तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ पर जो अग्रिम अनुमान आता है वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकती हैं और इसी के साथ आपका सेट नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है।